हेलो हेलो। मैं हूं डॉक्टर अभिलाषा और आप देख रहे हैं एस्पाइस टॉक्स। आज के एपिसोड में जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हैं अपने जाने माने निर्माता निर्देशक लोक कलाकार कांता प्रसाद जी। इन्होंने उत्तराखंड की फिल्मों तथा गीत एल्बम के ज़रिए अपने करियर को एक अलग ऊंचाई दी है। ये उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न एंड रेडियो एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर तथा केंद्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आइए देखते हैं इनकी कला की कुछ झलकियाँ। मेरा दगड़ियों मेरे बसी पहाड़ों को, मेरा दगड़ियों मेरे बसी पहाड़ों को, डांड काठियों बणों को, बुग्यालों को, डांड काठों बणों को, बुग्यालों को, मेरा दगड़ियों। सिताब से लेकर कांता प्रसाद तक का सफर कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि गांव में आपका निक नेम होता है। क्योंकि आपको जब बचपन में बुलाया जाता था तो सिताब सिताब के नाम से मुझे बुलाया जाता था। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि एक छोटे से गांव में, हमारा गांव का नाम है ग्राम कोप, नारायणबगड़ क्षेत्र में हमारा जनपद चमोली है, वहाँ से लेकर और शहर तक आने का जो सफ़र रहा, बहुत कठिनाइयों से भरपूर भी रहा। और सक्सेस जब मिली तो आज आपके सामने हूँ, आपके प्यार और दुलार से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी कुछ अच्छा करूँगा अपने उत्तराखंड के लिए। तो सफ़र थोड़ा बहुत परेशानी दायक तो रहता है, लेकिन जब सक्सेस मिलती है तो वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। अपने सिताब को कांता प्रसाद तक पहुँचाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। कांता प्रसाद जी, जी आपने कब डिसाइड किया कि आपने अपने पैशन को ही अपना करियर बनाना है? सरकारी नौकरी क्यों नहीं चुनी? जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि मैं कभी नौकरी करने के मूड में नहीं रहा। क्योंकि आप जानते हैं कि एक रचनात्मक व्यक्ति अपने खुले कैनवस पर काम करना चाहता है, बंदिशों में काम नहीं कर सकता। क्योंकि आपने अगर बड़ा काम करना है और बड़े लेवल पे आपने काम करना है, खुले आसमान में आपने काम करना है, तो आप बंदिशों में काम नहीं कर सकते, क्योंकि नौकरी एक बंदिश है। आप देखते होंगे 5 बजे 6 बजे लोग शाम को घर आते हैं, वही 10 बजे तैयार होना, फिर ऑफिस जाना, फिर वापस 6 बजे घर आना, जीवन भर वही रूटीन चलता है लगातार। मतलब उतना समय आप ऑफिस को दे देते हैं, रचनात्मक कार्यों के लिए आपके पास समय ही नहीं होता है। कि मैं बड़े कैनवास पर काम करना चाहता था। आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं जिन्होंने भी बड़ा नाम किया, उन्होंने खुले मंच पर काम किया। आज की डेट में एक आर्टिस्ट के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? आज की डेट में एक आर्टिस्ट के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो शॉर्टकट मारना चाहता है। वो शॉर्टकट के मूड में रहता है कि मुझे जल्दी प्रसिद्धि मिले, और वो प्रसिद्धि आसानी से नहीं मिलती है। इसलिए आजकल आर्टिस्ट थोड़ा सा परेशान रहते हैं। एक दो एल्बम करने के बाद या एक दो फिल्में करने के बाद वो सोचते हैं कि अब मैं ट्रैक चेंज करता हूँ, क्योंकि हमारे फील्ड में पैसों की भी उनको दिक्कत हो जाती है। क्योंकि सीखे हुए आर्टिस्ट इस लाइन में बहुत कम आते हैं, क्योंकि शौकिया तौर पे 2-3 आर्टिस्ट आ जाते हैं, कई आर्टिस्ट आते हैं, तो वो सोचते हैं कि जल्दी सक्सेस मिल जाए। तो ये जल्दी सक्सेस नहीं मिल सकती है। आर्टिस्टों को प्रॉपर सीख के आना चाहिए। उनके सामने कई दिक्कतें आती हैं। कभी वो 2 फिल्म करने के बाद फिर वो डिप्रेशन में आ जाते हैं कि भाई अब तो हमें नौकरी चाहिए या हमें पैसा कमाना है और जल्दी प्रसिद्धि पानी है। तो ये फील्ड शॉर्टकट का फील्ड नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि माता पिताजी ने पढ़ाई लिखाई करके मेरे को बड़ा किया, और तमाम मेरे भाई बहन जो भी थे वो सब सरकारी नौकरियों पर थे।
और मेरा फील्ड मुझे चुनना था और मेरे सामने एक चुनौती ये थी कि इधर माँ बाप बोले कि सरकारी नौकरी करो, दूसरी तरफ मेरे सामने ये चुनौती थी कि मुझे इस लाइन में जाना है, रचनात्मक कार्यों में जाना है, फिल्में बनाने, एक्टिंग करनी है। तो ये डिफरेंट फील्ड था और मेरे सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि अगर मैं सक्सेस नहीं हुआ तो यही लोग मुझे ताना मारेंगे, समाज मुझे ताना मारेगा कि देखो कुछ समय के लिए वहाँ गया और सक्सेस भी नहीं हुई और फिर वापस मुंह लटका के वापस आ गई। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी मेरे सामने, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी, मैं आगे बढ़ता गया। क्या कभी पैशन को क्विट करने जैसी बात दिमाग में आई? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है। क्विट करने जैसी समस्या बहुत समय आती है क्योंकि हर एक जो स्ट्रगल कर रहा होता है उसके सामने काफ़ी बार ये क्वेश्चन आते हैं कि क्या क्विट करें, लेकिन नहीं। आप देखते होंगे कोई पेड़ जब तूफान में खड़ा रहता है तो कई आंधियां झेलता है, कई तूफान उसमें आते हैं, बारिश पड़ती है, बर्फ गिरती है, लेकिन वो खड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि उस पेड़ से हमको सीखना चाहिए कि आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ आए, लेकिन हमको झुकना नहीं है, वो खड़ा रहता है। इसी से प्रेरणा लेकर मैंने सीखा कि नहीं, मैं क्विट नहीं करूँगा, चाहे मैं कहीं भी मुझे वो हो जाए, परेशानियां झेलनी पड़ी, लेकिन मैं आगे बढ़ता गया। मुझे क्विट करने जैसी कई बातें सामने आई क्योंकि भाई कई बार पैसों की दिक्कत होती थी, लेकिन मैं क्विट नहीं कर पाया। फाइनेंशियल दिक्कतें आने पर आपने किस तरह हैंडल किया? फाइनेंशियल दिक्कत आने पर कभी कभी तो आपको पता है कि इस लाइन में पैसा नहीं होता था पहले, और जब हम लोग यहाँ से टिहरी जाते थे, पौड़ी जाते थे, नैनीताल जाते थे, या कई बाहर मुंबई इन जगह अवार्ड फंक्शन होते हैं उन जगह जाना पड़ता था, तो कई बार पैसे नहीं होते थे जेब में, तो बहुत मुश्किलें आती थी। तो उस टाइम हम किसी दोस्त से, किसी यार से, किसी से इकट्ठा करके, यार तू पैसे दे दे तो कल मैं तेरे को लौटा दूंगा, ऐसे ऐसे करके हमने व्यवस्था करते थे, जाते थे। कई बार खाने को पैसे नहीं होते थे जेब में, तो वो मुश्किलें हमने झेली बहुत तरीके बदपूर्ण। जैसे किसी चीज़ को खाने का मन हो, किसी चीज़ को पहनने का मन हो, तो हम उस टाइम मन मार लेते थे कि यार जब सक्सेस मिलेगी उसके बाद ये सब हो जाएगा। तो ऐसे करके फाइनेंशियल हमने ये दिक्कतें झेली। आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? वो कौन सी चीज है जिसने आपको कभी रुकने नहीं दिया और आप आगे ही बढ़ते चले गए और बढ़ते चले गए? मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरे माता पिता थे, क्योंकि बचपन से उन्होंने सिखाया था कि लगन, मेहनत और ईमानदारी से अगर किया हुआ कार्य हमेशा सफलता देता है। वही मूल मंत्र लेके मैं आगे चला, क्योंकि आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति लगनशील होता है या मन से, माँ पिताजी मेरे बहुत मेरे को समझाते थे बचपन से ही। जब मैं पढ़ता था, बड़ा हुआ, तब भी वो बोलते थे कि बेटा, एक कहानी सुनाते थे वो, कि जंगल में आपने शेर को देखा होगा, अगर वो 2 दिन भूखा रहता है तो मरता नहीं है, वो तीसरे दिन अगर खड़ा होगा तो उसी तेजी से भागेगा अपने शिकार करने को, जितनी तेजी से उसमें फुर्ती है। इसका मतलब ये है कि आप कभी हार नहीं मान सकते। मेरी प्रेरणा वही थी और वही लेकर मैं मन में चलता था कि मेरे माता पिताजी ने मेरे को बड़ा कराया, पाल पोस के, और पिताजी कहते थे कि बेटा हमेशा शेर को देखो और चील जैसी नज़र रखो, क्योंकि चील अपने जो निशाना होता है उसको नज़र गाड़े रखता, कभी हटाता नहीं है। तो वही नज़र मैंने रखी, आगे फोकस रखा और आगे चलता गया। यंग जनरेशन जो बहुत सेंसिटिव हो चुकी है और परेशानी आने पर हिम्मत हार जाती है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी यंग जनरेशन को यही संदेश देना चाहूँगा कि सरल कार्य करके हर कोई जी रहा है। कठिन परिश्रम करके जो आगे बढ़ता है उसी को इंसान कहते हैं, क्योंकि सरल जो काम है वो आम जानवर भी जी रहा है, लेकिन जो कठिनाई से आगे बढ़ता, कांटे चुभेंगे, कभी पत्थर चुभेंगे, कभी कुछ होगा, कभी कोई दिक्कत आएगी, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। मैं युवाओं को आजकल यही कहना चाहूँगा कि शॉर्टकट का कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं कि शॉर्टकट में मेरे को सक्सेस मिले, ये कभी नहीं हो सकता।
शॉर्टकट उसी को मिलेगा जो चोरी करके या किसी उल्टे काम करके आगे बढ़े। आप अपने मन मस्तिष्क में एक ध्यान रखें कि आपको मेहनत करनी है, और हमेशा अपना मूल मंत्र याद रखें कि आपने मेहनत करके लगन से आगे बढ़ना है। जीवन में कभी हार नहीं माननी है, और क्विट करने जैसी कभी दिमाग में ये बातें नहीं लानी है, क्योंकि क्विट वही करता है या जो आत्महत्या वही करता है जो कायर होता है। जो जिंदगी हार जाता है वो कायर है, उसको इंसान थोड़ी कहेंगे। लेकिन आप निडर रहें, आप अपनी मेहनत से, और एक मूल मंत्र जरूर दिमाग में रखें कि मैंने मेहनत करके आगे बढ़ना है, इस पर्वत को मैंने पार कर लिया है, आगे वाला पर्वत भी ऐसे ही पार हो जाएगा जैसे मैंने पहले वाला पर्वत पार किया या कठिनाइयां पार करी। आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। बिल्कुल, मेरा फ्यूचर प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, पाइपलाइन में है अभी। मैं चाहता हूं कि मैं उत्तराखंड की एक ऐसी फिल्म का निर्माण करूं जैसे तीलू रौतेली, वीर बालातीर, हमारे बहुत सारे भड़े हुए हैं, माधो सिंह भंडारी, तमाम ये जो वीर योद्धा हमारे उत्तराखंड में हुए हैं उनके ऊपर मैं फिल्में बनाऊंगा। और बाहुबली तरीके की एक फिल्म होगी जो उत्तराखंड में आप सभी को पसंद आएगी। अभी हमारा प्लान चल रहा है। और मेरा एक फ्यूचर प्रोजेक्ट ये है कि मैं अपने गांव में मिनी फिल्म स्टूडियो खोलना चाहूँगा, ताकि वहाँ के बच्चे, वहाँ का टैलेंट आए, सीखे और प्रॉपर तरीके से इस लाइन में आए। क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से सीख के इस लाइन में आया, और तभी मैं आज आगे बढ़ पा रहा हूँ। आप मीडिया में कई बार पॉलिटिशियन के साथ नजर आते हैं, तो क्या आप फ्यूचर में राजनीति में आना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका सवाल जायज़ है। मेरे संबंध ही ऐसे हैं कि मैं पॉलिटिशियनों के, मंत्रियों के साथ रहता हूँ, क्योंकि हमारा काम पड़ता रहता है। मैं उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न रेडियो एसोसिएशन का केंद्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ, और फिल्म विकास परिषद का सदस्य रहा हूँ, और 2 साल में महासचिव के पद पे रहा। तो अभी मैं फाउंडर मेंबर हूँ, और हमने ही जन्म दिया है उत्तराखंड फिल्म टेलीविज़न रेडियो एसोसिएशन को। तो हमारे काफ़ी कार्यक्रमों में तमाम मंत्री, जितने उत्तराखंड में मंत्री रहे हैं, वो सारे हमारे कार्यक्रम में आए हैं। उनके साथ बिल्कुल अच्छे रिश्ते हैं। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स में आने की, तो हमारे क्षेत्र की जनता अगर चाहेगी और उनको लगा कि हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसा इंसान आना चाहिए जो क्षेत्र की जनता का विकास कर सकता है, या तमाम लोगों के साथ मेल जोल रख सकता है, विकास कर सकता है, विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। क्योंकि कई बार मैंने क्षेत्र की जनता की बहुत सारी हेल्प की है, उनके मुद्दों को आगे बढ़ाया है। तो अगर जनता चाहेगी तो भविष्य में देखेंगे, अच्छे कार्यों के लिए ज़रूर पॉलिटिक्स में भी आना चाहिए। और अपने क्षेत्र की जनता का सवाल है तो उनके विकास के लिए मैं ज़रूर आगे आऊँगा। आपके जीवन में क्या अचीवमेंट रहे हैं आपके? अचीवमेंट बहुत सारे हैं, गिनाऊंगा तो शायद ये इंटरव्यू भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि तमाम जितने भी संस्थाएं हैं, संस्थाओं ने सम्मान दिया है। चाहे वो यहाँ से लेकर मुंबई तक, मुंबई से पूरे उत्तराखंड की जनता मुझे आज प्यार देती है, सम्मान देती है। बहुत सारे अवार्ड मुझे मिले हैं, कई बार कई मंचों पर बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। और संस्कृति की सेवा के लिए सारे दर्शकों ने बहुत भरपूर प्यार दिया है। कि नव वर्ष 2022 आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आपके जीवन में हमेशा यूं ही रौनक रहे। मेरे प्यारे दर्शकों, नमस्कार।